हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपकी साइंस की क्लास है और अभी तक आप लोगों ने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी इसमें। और आप जानते हैं ये आपका 3rd चैप्टर है, इसका नाम क्या है देखिए, यहाँ देखेंगे आपका ये है चैप्टर 3। जी हाँ, चैप्टर 3 में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तीसरा जो आपका जो चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु। जी हाँ, अब हमें इसमें पढ़ना है धातु एवं अधातु, साथ में आप इसका रहेगा उपधातु, एक टॉपिक इसमें आएगा आपका उपधातु। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें पढ़ना है धातु क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या है, इसकी हम अलग अलग रासायनों से क्रिया कराते हैं तो किस तरीके से ये रासायनिक क्रिया करती है। इसी प्रकार हमें अधातु के गुणों के बारे में, उसके रासायनिक गुणों के बारे में भी पढ़ना है। तीसरा यहाँ उपधातु के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है। धातु क्या है? देखिए, आपने जनरली देखा होगा कि आपके आसपास कोई भी ऐसी पदार्थ होता है जिससे दूसरे पदार्थ टकराने पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, तो हम उसे धातु मान सकते हैं। या फिर जो रसायन विज्ञान के अनुसार परिभाषा है तो धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपको कहलाते हैं धातु। दूसरा हम थोड़ा सा सोचेंगे धातु क्या है, तो अधातु में हम जस्ट उल्टा कर लेंगे कि रासायनिक बे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातु जो आपकी होती है वो आपके देखा होगा गैस रूप में या ठोस रूप में भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे उपधातु के बारे में। तो उपधातु का मतलब होता है कि ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? उपधातु, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों टॉपिक हैं आपके, धातु, अधातु और उपधातु। हमें क्या करना है? तीनों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। अब हम क्या कहने वाले हैं कि अभी भी जिन बच्चों ने स्कूल में के जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए और भी अपने दोस्तों को भी बताइए। और जो पिछली वीडियो है या जो वीडियो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उसके अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चैनल है आपका, आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं उसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, बातें टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले हमें पढ़ना है धातु क्या है, तो हम लोग देखेंगे धातु के बारे में। जी हाँ, धातु को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। धातु क्या है? देखिए, धातु के बारे में साधारण परिभाषा हम यही जानते हैं, रसायन विज्ञान के अनुसार ही पढ़ेंगे। धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं, ठीक है। धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या है? तो धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए, मान लीजिए कोई एक धातु हमने ली, सोडियम। जी हाँ, सोडियम ले ली है। इससे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम आपका चेंज हो जाता है किसमें? Na+ में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ एक धातु ले रहे हैं कैल्शियम, इससे 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं तो ये आपका चेंज हो जाएगा आपका Ca2+ में। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि धातु क्या है। तो धातु क्या है? आपके तत्व हैं। और यहाँ आपको बता दिया है, तत्व भी हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था तत्व क्या होते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 दूसरे पदार्थों से नहीं हो सकता या जिन्हें 2 दूसरे एक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो आपके कहलाते हैं क्या? तत्व। तत्व के अंतर्गत में पढ़ा था धातु, अधातु और उपधातु। तो यहाँ धातु पढ़ने वाले, धातु क्या है? धातु वे तत्व हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की क्या करते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाती हैं।
ठीक है। धातु को ही हम दो भागों में बांट सकते हैं। आवर्त सारणी आप पढ़ोगे तो धातु में दो भाग में है, फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ए में, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में। एक को बोलते हैं क्षार धातु है, दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु है। तो ये आपका क्या हो गया है, धातु हो गया है। अब हमें पढ़ना है धातुओं के मुख्य गुण क्या है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और अब हम पढ़ेंगे धातुओं के मुख्य गुण। जी हाँ, नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। अब हमें देखना है धातुओं की मुख्य गुण क्या होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे धातुओं के प्रमुख गुण। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जब भी आप कोई धातु देखोगे, देखिए नंबर 1 धातु का प्रमुख गुण क्या होता है। धातु का प्रमुख गुण होता है इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। जी हाँ, ये आपका धातु है, इसका पहला मुख्य गुण है, इनमें विशेष प्रकार की क्या होती है, धात्विक चमक होती है। दूसरा देखेंगे, जब धातु किसी ठोस वस्तु से टकराती हैं, जब वो धातु किसी ठोस वस्तु से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो इनमें विशेष ध्वनि, यानी जब धातु किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो इनमें विशेष ध्वनि, और उस ध्वनि को बोलते हैं क्या, टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातुएं किसी ठोस वस्तु से टकराती हैं तो इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। अगला है धातु में या सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है, समझिए इस चीज को। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या है, देखिए आप क्या करोगे, कोई भी धातु का टुकड़ा लोगे, उसको लगातार पीटते रहोगे और पीटते पीटते वह पतली चादर के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो धातुओं को पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने का जो गुण होता है उसमें, वो कहलाता है आघात वर्धनीयता। फिर एक बार सुन लीजिए, धातुओं को पीट कर पतली चादर के, मान लीजिए क्या है, एक टुकड़ा है धातु का, इसको क्या करेंगे हम, किसी बहुत बड़े हथौड़े से कह सकते हैं, किसी भी बहुत भारी चीज़ को पीटते रहेंगे तो पीटते पीटते क्या बन जाएगी, इसकी पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ये क्या छोटा टुकड़ा था, इसको पीटा हमने हथौड़े से, ये क्या आपका हथौड़ा है, पीटने पर एक इसमें चेंज हो गया पतली चादर के रूप में। तो धातुओं को पीटने पर पतली चादर के रूप में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और धातुओं के इस गुण को हम बोलते हैं क्या, आघात वर्धनीयता। यानी धातुओं में गुण पाया जाता है किसका, आघात वर्धनीयता का। अब हमें अगला पढ़ना है, इसी में नया गुण है, देखिए धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, धातुओं में क्या पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जी हाँ, तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब होता है कि धातु को गर्म करके उसको खींचा जाता है और खींचने पर क्या कर दिया जाता है, उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाने की प्रक्रिया वो कहलाती है तन्यता, यह जो उनका गुण है वो कहलाता है आपका तन्यता। और धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं से क्या कर सकती हैं, हम खींचकर उसे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला इसका बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि धातुएं जो आपकी होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ताप की। देखिए कोई भी धातु है तो धातुएं विद्युत तथा ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत तथा ताप का चालन आसानी से हो सके। तो धातुएं विद्युत तथा ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इतना आपको याद रखना है। 5 गुण इसके हो चुके हैं। धातुएं विद्युत तथा ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसका गुण रह गया है, वो है आपका
धातुएं विद्युत और ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जी हाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपका जो गुण है इसका, वो है तन्यता भी हो चुका है, गलनांक और क्वथनांक। तो धातुओं को क्या करते हैं, जब निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी धातुओं का एक निश्चित गलनांक और क्या होता है, क्वथनांक होता है। दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण है, धातुएं ताप और इसकी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसका जो हम देखेंगे भंगुरता, हाँ, धातुएं कठोर होती हैं इसलिए इनको हम पीटते हैं तो क्या हो जाती हैं, ये आसानी से टूटती नहीं है। दूसरा इसमें तन्यता का गुण आपने देख लिया। देखिए, जब धातु किसी ठोस से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, धातुओं में तन्यता होती है, धातुएं विद्युत और ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण इसका जो गुण है वो है आपका गलनांक या क्वथनांक। तो धातुओं क्या होता है, एक निश्चित गलनांक होता है, यानी किसी भी धातु को एक अत्यधिक ताप पर गर्म करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं का निश्चित गलनांक होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि धातु जो आपकी रहती है वो अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन कुछ धातु जैसे आपकी पारा है तो पारा धातु जो होती है सामान्य ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्या एक अपवाद समझ लीजिए पारा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं, अधिकांश किस्म धातुएं जो आपकी हैं वो अधिकांश क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल किसको, पारा को छोड़कर। ठीक है, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और महत्वपूर्ण, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है, ये क्या है, ऐसी धातुएं जो कठोर नहीं होती हैं, मतलब मुलायम होती हैं। यहाँ तक कि सोडियम को क्या कर सकता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका धातुओं के गुण क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप लिख सकते हो, धातुओं के प्रमुख गुण हैं ये। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण, किस तरीके से धातु क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करती हैं। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। कुछ धातुओं के अगर आप नाम चाहो तो वो भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। जैसे आपको लिखना है सोना, चांदी, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, और आपका हो गया सोडियम, तो ये सभी क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, तो आपका धातु कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण। जी हाँ, इसको आपको देखते जाइए अच्छे से, और वीडियो को 2 से 3 बार देखा करिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। अब हम लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातुएं किस तरीके से रसायनों से क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण। जी हाँ, अब हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए रासायनिक गुण में क्या होता है। किसी भी धातु की हम अलग अलग रसायनों से क्रिया कराते हैं, और रसायनों से क्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बना रहे हैं, वो किस तरीके का उत्पाद बनाते हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। तो पहला हम इसका अध्ययन करेंगे कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, तो आपको बता दिया जाए कोई भी धातु जो होती है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसको देख सकते हैं क्या बनता है। तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, उसकी क्रिया करवाएंगे हम किससे, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन कराएंगे। तो आपको बता दिया जाए कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उसी धातु का क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। यानी जो भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्रिया के फलस्वरूप उसी धातु का ऑक्साइड बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर Na क्या है आपका, सोडियम है, और ये किससे क्रिया करेगा, मान लीजिए O2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, Na आपका जो है सोडियम है, और ये आपका क्या करेगा, O2 से रिएक्शन करेगा। या ले सकते हैं हम यहाँ Mg भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम है और रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो आपका होता है MgO का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती हैं धातुओं की ऑक्साइड। और कौन सी ऑक्सीजन है, ये वायु में उपस्थित रहती है। तो एक आपका रासायनिक गुण हो चुका है धातुओं की ऑक्सीजन से क्या क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब हमें दूसरा इसका पढ़ना है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गया, दूसरा इसका गुण हो जाएगा जल से क्रिया। किससे कराएंगे, जल से क्रिया। तो देखेंगे कि धातु किस तरीके से जल से क्रिया करती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक धातु लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया है कैल्शियम, इसकी क्रिया कराएंगे किससे, जल से। तो जब हम धातुओं की जल से क्रिया कराते हैं
तो क्या होता है, आपका धातु जैसे ही जल से क्रिया करेगा तो उसी धातु का बनेगा हाइड्रोक्साइड। कैसे? जैसे हमने ये बनाया कैल्शियम H2 से रिएक्शन कराए, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, मुक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कैल्शियम जो है वो क्या हो गया है, रिएक्शन कर लिया है कैल्शियम में, किससे, जल से, और क्या बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो आपके दो रासायनिक गुण हो चुके हैं। नंबर 1 है धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, दूसरा है धातुओं की जल के साथ क्रिया। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है धातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो इसका 2 हो चुके हैं। अब आप तीसरा गुण पढ़ेंगे धातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हम यहाँ देखेंगे कि धातुएं किस तरीके से हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। तीसरा इसका गुण है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। जी हाँ, अब हमें पढ़ना है धातु किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। तो जब भी कोई धातु हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, समझ लीजिए कोई भी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो उसी धातु का क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा। बिल्कुल सही। देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए सोडियम एक हमने धातु ली, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, हाइड्रोजन से। तो जब भी सोडियम धातु हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम के साथ क्या मिल गया है, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सोडियम हाइड्राइड। यानी आप यहाँ से की समझ सकते हो कि कोई भी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद उसी धातु का क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। कोई भी धातु हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद उसी धातु का क्या बनाएगी, हाइड्राइड का निर्माण करती है। अगला जो रासायनिक गुण है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ क्रिया। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ने वाले। तो देखिए समझिए, कोई भी या लिख सकते हैं इसका चौथा रासायनिक गुण है अम्ल से क्रिया। तो कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो उसका महत्वपूर्ण गुण है वो धातु का क्या करती है, लवण बनाती है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। कैसे करती है देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए एक धातु ली है, वही ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए, सोडियम ही ले लिया मान लीजिए हमने, और उसकी रिएक्शन करा दी किससे, HCl से करा दिया। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, HCl से कराएंगे। तो आपका बन जाएगा लवण, कौन सा लवण, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी। इस तरीके से मुख्य गुण हम इसका यही समझेंगे कि कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करती है, धातु आपका सोडियम है, अम्ल HCl लिया गया है, कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु का लवण बनाती है, धातु लवण बनाती है। और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। यानी ये आपका मुख्य गुण है किसका, धातु का मुख्य गुण है चौथा नंबर का, कि धातु अम्ल से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्पन्न करती है। इस तरीके से धातु के 4 रासायनिक गुण कंप्लीट हो चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि अगर धातु की क्रिया हम कराएंगे किससे, H2SO4 से कराएंगे, तो वो जो धातु होगी वो आपका उसी धातु को क्या बनाएगी, सल्फेट बना लेगी। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने सोडियम लिया, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, H2SO4 से। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन जैसे ही हम H2SO4 से कराएंगे तो आपका ये रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और साथ में क्या होगा, सोडियम रिएक्शन की इसके सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन चुका है, और आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी। यानी ये भी क्या हो रही है, अम्ल से क्रिया। तो इस तरीके से कोई भी धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो उसी धातु का क्या होता है, लवण प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये आपके क्या होगा, इसके रासायनिक गुण हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने धातु पढ़े, धातु के गुणों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, धातु के रासायनिक गुण भी पढ़ चुके हैं। अब धातु जो आपकी होती हैं कई प्रकार की, ऐसा तो है नहीं कोई एक धातु है, कई सारी धातु होती हैं। कुछ बहुत क्रियाशील होती हैं, कुछ क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। तो हमें एक सारणी है हमारे पास जिसे बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है, यानी ऊपर अधिक क्रियाशील धातुओं को, नीचे की ओर कम क्रियाशील धातुओं को। तो धातुओं को जब उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण के बाद धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे सक्रियता श्रेणी, इसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को या धातुओं की सक्रियता श्रेणी को आप याद कर सकते हो। धातुओं की
सक्रियता श्रेणी। जी हाँ, धातुओं की सक्रियता श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें देखिए आपको बता दिया जाए कि जो धातुएं हैं उसको पहले हम क्रम में लिखेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, जिंक, आयरन। इसके बाद आपका आ जाएगा टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Cu और Hg। शायद यहाँ से नहीं आ रही, मैं रुक जाइए, आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सही तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा बोर्ड में। हाँ, यहाँ से देखिए, लिखना सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb लेड आपका है, H हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है हाइड्रोजन के बाद आएगा तो Cu, Hg, Ag और Au। ये आपकी कुछ धातुएं हैं, ठीक है। इसमें हम कैसे समझेंगे, देखिए इसको बोलते हैं हम क्या, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जी हाँ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। अब हमें ये याद रखना है कि सक्रियता श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है। सक्रियता श्रेणी आपकी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, पोटेशियम से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो क्रियाशीलता है, पोटेशियम क्या सबसे अधिक क्रियाशील, यानी आप अगर नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्या होगी, क्रियाशीलता में वृद्धि। मतलब ये है कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होती हैं वो क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो नीचे स्थित होती हैं वो क्या होती हैं, कम क्रियाशील। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता में कमी। अब आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अब देखेंगे यहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये धातुएं हैं। इनमें हम देखेंगे जो धातु ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। इसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं। सबसे पहला है कि ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातु से क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। दूसरा है ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातु को उनके लवण के विलयन से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके लिखना है आपको। नंबर 1 पॉइंट है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं से, सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं, तो ये तो आप समझ सकते हो कि जो धातु ऊपर हैं वो अधिक क्रिया करेंगी, आसानी से क्रिया कर लेंगी, जो नीचे हैं उनकी क्रियाशीलता कम होगी। दूसरा गुण है ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर देती हैं। जी हाँ, इतना आपको याद करना है। सक्रियता श्रेणी, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है। इसको याद करना है, जो धातु ऊपर स्थित हैं वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, जो नीचे स्थित है वो कम क्रियाशील है। प्रत्येक धातु अपने नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से, यानी समझिए आप जैसे कि हमने कोई लवण बनाया CuSO4
4। Cu आपका दिख रहा होगा आपको, Cu कहाँ स्थित है, तो Cu हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। और इस CuSO4 के विलयन में जैसे ही हम क्या करते हैं, लोहे की कोई छड़ डालते हैं, यानी Fe से क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत ये लवण है, ये क्या है, धातु है, इसको लवण के विलयन से क्या करेगी, प्रतिस्थापित, यानी आपका क्या हो जाएगा, जो बनना है वो यौगिक बनेगा FeSO4 और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या करेंगी, प्रतिस्थापित कर देंगी। दूसरा गुण है, पहला क्रियाशीलता, कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी, सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातुएं सोना और चांदी। तो इस तरीके से आपकी क्या सक्रियता श्रेणी है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस दोनों को, सक्रियता श्रेणी को, धातुओं के गुणों को, इनको आपको याद करना है, भौतिक गुणों को भी और रासायनिक गुणों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपके पास होमवर्क है, इसको अच्छे से याद कीजिए। नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, उससे आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सदुपयोग कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।